अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं जो है वो आपको ये सिखाऊंगा कि जो है वो फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के हवाले से जो है वो पेपर को कैसे अटैम्प्ट करते हैं और आपके 85 में से 85 मार्क्स जो वो किस तरह से आप ऑब्टेन कर सकते हैं। कौन सी ऐसी मेजर मिस्टेक्स होती हैं जो आप लोग करते हैं और जो वो जिसकी बुनियाद पर आपके नंबर जो वो डिटेक्ट हो जाते हैं। एक स्टूडेंट का, टॉपर स्टूडेंट का जो है मैंने पेपर जो है वो एज अ सैम्पल जो है वो यूज़ किया हुआ है और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स इन्होंने की जो इन्हें नहीं करनी चाहिए थी और इनकी अटैम्प्ट किया हुआ पेपर भी आपके सामने जो वो एक दो पेपर जो वो आपके सामने रखूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक आपसे गुजारिश है कि जो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के जो वो बटन को भी दबा दें और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और नीचे कमेंट्स भी किया करें। अच्छा, बहरहाल जो वो पेपर की जानिब चलते हैं। देखिए, पेपर का जब फ्रंट स्टार्ट किया जाता है तो आमतौर पर जो वो क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने लिखा है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है और शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन ही आमतौर पर जो वो एज अ टीचर मेरी सजेशन होगी कि शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन को ही जो वो पहले स्टार्ट किया जाए। देखें, स्टार्ट करते वक्त जो वो यहाँ पे अगर लिख देते हैं ये कि सेक्शन 1, देखिए हेडिंग दें सेक्शन 1, उसके बाद जो वो क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद शॉर्ट आंसर वैसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चलें लिख दिया कोई बात नहीं है। अब देखें उसके बाद जो क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन करने पहला जो क्वेश्चन है उसे स्टार्ट किया है। देखिए, पहले क्वेश्चन में प्रेशर और जो वो डेंसिटी की डायमेंशंस पूछी गई थी, तो प्रेशर की इन्होंने डायमेंशन निकाली है, फार्मूला लिखा है और डायमेंशन निकाली है। अक्सर जो स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि डायमेंशन निकालते वक्त जो वो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते, इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया हुआ है। चलें उसके बाद जो इन्होंने डेंसिटी की डायमेंशन निकाली है, रो इज इक्वल टू एम ओवर कैपिटल वी वाला फार्मूला यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ML-3 और इसका स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल किया हुआ है। तो एक बात का ख्याल रखना है कि जब डायमेंशंस आप निकालने लगे तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करते होते हैं। नेक्स्ट इन्होंने जो है वो क्वेश्चन नंबर जो वो 2 को जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में इन्होंने हिस्सा बनाया है। तो सवाल था कि डायमेंशन एनालिसिस क्या जो वो कांस्टेंट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन देता है। इन्होंने नो लिखा है, डायमेंशन एनालिसिस डज नॉट प्रोवाइड एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अब देखिए, अच्छी बात है अगर यहीं पे ये सेंटेंस लिखने के बाद ये रीज़न की हेडिंग देते, रीज़न लिखते, उसके बाद जब वो नीचे फिर उसकी वजाहत कर देते तो ये इससे भी अच्छा तरीकाकार था। अच्छा, बहरहाल इन्होंने उसकी रीज़न लिखी है, देयर कैन बी जो वो डिटरमाइंड बाई एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो वो इनकी वैल्यूज़ मालूम की जाती हैं। हाउएवर डायमेंशनल एनालिसिस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट constants, proportionality constant like as g, gravitational acceleration, k, spring constant, etc. तो कहने का मतलब एज टी इज इक्वल टू यहाँ पे इन्होंने लिखा। वैसे जो है ये देखिए, क्योंकि डायमेंशनल कांस्टेंट्स जो वो डायमेंशनल एनालिसिस कुछ जो कांस्टेंट्स की इंफॉर्मेशन, कुछ कांस्टेंट्स की डायमेंशंस होती हैं और कुछ की नहीं होती। अब करना इन्हें ये चाहिए था, एक छोटी सी इन्हें सजेशन मैंने दी, करना इन्हें ये चाहिए था कि जब इन्होंने लिखा कि डायमेंशनल एनालिसिस कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू इनकी वैल्यूज़ मालूम की जाती हैं, तब ये जो एग्जांपल इन्होंने लिखी ये यहाँ पे लिख देनी चाहिए थी। उसके बाद जो वो जब इन्होंने जी और इनके बारे में लिखा कि इनकी इंफॉर्मेशन देते हैं तो इन्हें फिर हुक्ला और कुछ और कांस्टेंट्स का जिक्र कर देना चाहिए था कि ये कांस्टेंट इन फार्मूलाज में कुछ कांस्टेंट्स हैं जिनकी ये जो वो आमतौर पर इंफॉर्मेशन हमें मिलती हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। अच्छा, बहरहाल उसके बाद जो वो यूज़ इन्होंने लिखे, डायमेंशन एनालिसिस के यूज़ लिखे। जब वो इन्होंने पहला यूज़ लिखा कि इट इज़ यूज टू चेक दी होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन की होमोजेनिटी, फार्मूला वगैरह है उनकी होमोजेनिटी को चेक करने के लिए। उसके बाद जब वो फार्मूले को ड्राइव करने के लिए, उसकी करेक्टनेस वगैरह को जो चेक करने के लिए आमतौर पर इसे यूज़ किया जाता है। 2 यूज़ इन्होंने लिखे हुए हैं। उसके बाद चौथा शॉर्ट क्वेश्चन इन्होंने अटैम्प्ट किया, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर को प्रूव करना था। बहरहाल इन्होंने लेफ्ट हैंड साइड ली, उसके बाद जो वो इसे प्रूव किया। इन्होंने ई वाली साइड को E इज इक्वल टू 1/2 MV स्क्वायर से जो वो प्रूव किया और इसकी जो डायमेंशन निकाली इन्होंने ML स्क्वायर T-2 और इसकी स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद दूसरी साइड की निकाली। ठीक तरीका है, लेकिन एज अ टीचर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है अगर ये जो वो एक साइड पर ई की डायमेंशन निकाल लेते और दूसरी साइड पर जो MC स्क्वायर की डायमेंशन निकाल लेते और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख देते तो ये इससे भी अच्छा तरीका होता।
उसके बाद जो वो टार्क का पूछा गया था कि टार्क को डिफाइन करें, टार्क क्या होता है। तो पहली बात तो इन्होंने मिस्टेक की, टार्क को कैपिटल लिखना चाहिए, उसके बाद जो वो बराबर का निशान दें, उसके बाद जो वो स्लाई लगाएं, उसके बाद जो वो उसके बाद स्टार्ट करें। तो इन्होंने डेफिनेशन लिखी, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टार्क आर द मोमेंट, इन्होंने लिखा एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट आर्म की कोई डेफिनेशन ये इन्होंने लिखी। बहरहाल अगर जो वो इतना भी लिख दें कि द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स इज कॉल्ड द टार्क, तो ये भी ठीक है। उसके बाद यूनिट लिखे इसके, उसके बाद लिखे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद यहाँ पे अगर फार्मूला की हेडिंग दे देती, फार्मूला जो वो इसका कि टाइज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, हमारे पास आर क्रॉस एफ होता है, और मेंशन कर देते कि आर क्या है, यहाँ पे मोमेंट आर्म है और एफ जो है वो फोर्स है। तो ये इससे भी अच्छा तरीका होता। उसके बाद जो वो इन्होंने जो वो नेक्स्ट सवाल अटेम्प्ट किया जो कि इनसे पूछा गया था क्या जीरो को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं दोबारा भी सजेशन दूंगा कि आप पेपर करते वक्त ये छोटी छोटी गलतियां जो मेंशन कर रहा हूं मैं ये ना किया करें। नो वी कैन नॉट ऐड अ जीरो इन अ नल वेक्टर। अब यहां तक लिखने के बाद रीजन की हेडिंग दें और डबल नीचे जो लाइंस लगाएं, तो ये कितना अच्छा जो वो बन जाता जो वो ये शॉर्ट क्वेश्चन। फिर इसकी रीजन लिखिए क्योंकि दोनों जो वो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक जो है वो स्केलर है जीरो और जो वो दूसरा जो वो वेक्टर है, तो वेक्टर्स को स्केलर के साथ जो वो नहीं ऐड कर सकते क्योंकि एक की डायरेक्शन होती है और एक की जो है वो मैग्नीट्यूड सिर्फ होती है। नेक्स्ट इन्होंने सवाल लिखा इलास्टिक कोलिजन इनलास्टिक कोलिजन। अच्छी बात है, इन्होंने जो दरमियान में देखिए डिफरेंस वाले जो भी सवाल होते हैं फिजिक्स में या बायोलॉजी में आमतौर पर लाइंस लगाकर उनके डिफरेंस लिखे जाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखी, इसकी डेफिनेशन लिखी, उसके बाद जो वो इसकी एग्जाम्पल की हेडिंग अगर दे दें, दूसरी साइड पे भी एग्जाम्पल की हेडिंग दे दें, बाउंसिंग बैक ऑफ टेनिस बॉल ऑन मार्बल फ्लोर इन्होंने लिखा और सैंडी फ्लोर का इन इलास्टिक कोलिजन में लिखा। ये अगर लिख देती कि जो वो इलास्टिक कोलिजन जो वो आइडियलाइज्ड है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जबकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो तीसरा डिफरेंस भी इसका बन सकता था। मैक्सिमम स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल, ये देखिए सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होती है प्रोजेक्टाइल की और मिनिमम कहाँ पे होती है। देखिए पॉइंट्स लिखे उन्होंने, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मैक्सिमम, उसके बाद जो है पॉइंट वेयर इट हिट्स अ ग्राउंड, उसके बाद जो है मिनिमम स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में इन्होंने लिखा कि ये मिनिमम जो है वो मैक्सिमम हाइट पर होती है। देखिए एक और बात, ये देखिए इनके 8 शार्ट क्वेश्चन जो वो यहाँ पे मुकम्मल हो गए। इन्होंने नीचे एक जगह छोड़ी, थोड़ा सा वक्फा दिया, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट किया। वक्फा इन्होंने क्यों दिया, ये जो मैंने ही सजेस्ट किया हुआ है और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि दरमियान में थोड़ा सा वक्फा छोड़ दें, क्योंकि 8 शार्ट क्वेश्चन किए हुए हैं। दूसरे पोर्शन में से क्वेश्चन नंबर 3 में से भी जो 8 शार्ट क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा वक्फा दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट जो वो पोर्शन जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें भी जो वो आप जो वो 6 शार्ट क्वेश्चन कीजिए, थोड़ा सा वक्फा दीजिए। अब पेपर जब अटेम्प्ट हो जाएगा, अब अगर आप देखते हैं कि काफ़ी टाइम रह गया है, 20-25 मिनट अगर मार्जिन आपके पास है, ये जो जगह आपने छोड़ी हैं, 1 शार्ट क्वेश्चन या 2 शार्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए टीचर्स स्टूडेंट मुझसे ये सवाल करते हैं कि ये जगह ना छोड़ी जाए, एंड पे अगर लिख दिए जाए वही शार्ट क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग देकर 2 जो शार्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा वो लिख दिए जाए, तो क्या एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा? नहीं, नंबर तो देगा। मैंने कब कहा नंबर नहीं देगा? नंबर तो वो डेफिनेटली आपको देने का पाबंद है, लेकिन इंप्रेशन अच्छा नहीं बनेगा। देखिए कुछ पोर्शन आपने कहीं पे हल किया हुआ होता है और कुछ पोर्शन कहीं पे हल किया हुआ होता है, तो एक इंप्रेशन अजीब सा पड़ता है। तो बहरहाल क्वेश्चन नंबर 3 इन्होंने स्टार्ट किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हुए दूसरा सवाल लिखा, इंपॉर्टेंट सवाल है कि एन ऑब्जेक्ट हैव 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट डज इट मीन? तो एन ऑब्जेक्ट हैज 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी मींस ऑब्जेक्ट हैज एबिलिटी टू डू वर्क 1 जूल एज एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। तो ठीक है, तो इन्हें जो वो उसके बाद इन्होंने फर्दर भी लिखा, या फिर जो वो एन ऑब्जेक्ट हैविंग 1 जूल पोटेंशियल एनर्जी इज द फोर्स फील्ड। तो बहरहाल जो वो पहले वाला हिस्सा जो वो इससे ज़्यादा जो वो अच्छा लिखा हुआ था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने सवाल लिखा कि डाइवर कैसे जो वो अपने एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखता है। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है और जो इसे टेक्स्ट बुक पर भी देखा जा सकता है, इसका अथेंटिक जो रीज़न है। अच्छा, बहरहाल जो वो नेक्स्ट इन्होंने फर्दर जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन लिखी। डेफिनेशन लिखने के बाद जो वो एक्सप्लेन किया कुछ इसे, जो वो पोटेंशियल एनर्जी
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में लिखा कि एनर्जी जो एक शक्ल से दूसरी शक्ल, इन्होंने एक मिसाल दी कि गर्ल है और उसने कप उठाया हुआ है, तो एनर्जी चेंजेस के बारे में कुछ बताया और एंड पर यह अखज़ किया कि एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रही है, लेकिन एनर्जी जो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील हो गई है। उसके बाद 7वें चैप्टर का सवाल शायद पूछा गया था, इन्होंने वो लिखा कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम जो वो कुछ ऑसिलेशन के बाद जो वो रुक क्यों जाता है, इन्होंने लिखा कि फ्रैक्शन के थ्रू, क्योंकि जो है वो जब वो मूव करता रहता है वहाँ पे एयर फ्रैक्शन होती है, दूसरी फ्रैक्शनल फोर्सेज होती हैं जो इवेंचुअली उसे स्टॉप कर देती हैं। नेक्स्ट सवाल इन्होंने लिखे। उसके बाद देखें ये सवाल कॉमनली जो वो ये अक्सर पूछा जाता है, जो वो 7वें चैप्टर का सवाल है कि एक साइकिल मुकम्मल करने में एक जो हमारे पास सिंपल पेंडुलम होता है वो आमतौर पर कितना एम्पलीट्यूड कवर करता है। देखिए उन्होंने शक्ल बनाई है, शक्ल बनाते हुए इन्होंने एम्पलीट्यूड के बारे में लिखा है और फिर ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए जो 4a इन्होंने सजेस्ट किया है और जो वो इसे लिखा भी है। देखिए एक बात और, देखिए जब आप लिखते हैं तो इसके नीचे अगर आप लाइंस लगा दें, उसके बाद ये लगा दें, तो कदरा ज़्यादा जो वो इफेक्टिव पेपर आपका नजर आएगा। उसके बाद साउंड क्यों जो वो वार्म एयर में जो वो ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है एज अ कोल्ड एयर, तो ये उन्होंने कुछ रीजंस के थ्रू जो वो इसे लिखा। अच्छा तरीका है ये शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का। मैं अक्सर कहता रहता हूँ जो येस नो या कोई रीज़न वाले सवाल होते हैं तो पहले येस नो वाला फिक्रा लिख लिया करें, फिर रीज़न की हेडिंग दिया करें बाकायदा, फिर जो है वो आगे उसे लिखा करें। उसके बाद बीट्स क्यों यूजफुल हैं ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ये इन्होंने लिखा। नोड एंटी नोड की डेफिनेशन लिखी। एक जो अक्सर जो वो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मैं अक्सर उन्हें बताता भी रहता हूँ, याद रहे जब नोड एंटी नोड की आप डेफिनेशन लिखते हैं तो वेव्स को इस तरह से ना बनाया करें, जैसे ये देखिए मैं स्केच कर रहा हूँ इस तरह से, ये गलत है, ये ट्रांसफर वेव होती हैं, ये इस तरह से स्केच किया करें इसे। ये हमारे पास जो वो स्टेशनरी वेव होती हैं, स्टेशनरी वेव में फिर नोड को दिखा दें और एंटी नोड को दिखा दें। जिन हिस्सों पर जो वो एम्पलीट्यूड 0 होता है वो नोड होते हैं और जहाँ पर मैक्सिमम होता है वो एंटी नोड होते हैं। तो इसे भी देखें। यहाँ पे जो वो क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म हो गया है, थोड़ी सी जगह छोड़ी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद जो वो ब्लू लाइट के बारे में बताया कि ब्लू लाइट क्यों यूज़ की जाती है ज़्यादातर, जो वो इसका क्या फ़ायदा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, तो डेफिनेटली उसकी शार्टर वेव लेंथ होती है। शार्टर वेव लेंथ की वजह से जो वो वहाँ पे जो वो रिजॉल्विंग पावर उस इंस्ट्रूमेंट की बढ़ जाती है। लेस डिफ्रैक्शन जो वो शो होती है आमतौर पर हमारे पास जो वो। उसके बाद जो वो एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया था कि एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या होती है और इसके यूनिट क्या हैं, तो कोई यूनिट नहीं होते इसके। एंगुलर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन उन्होंने लिखी है। बहुत ही अच्छी बात होती कि यहाँ पे ये शक्ल बनाते, शक्ल बनाकर जो वो अल्फा और बीटा को दिखा देते तो पता चल जाता, क्योंकि इन्होंने लिखा हुआ ये देखें अल्फा बीटा के बारे में, और यहाँ पे फार्मूला भी अगर लिख देते M = लिख देते बीटा बटा अल्फा, तो ये सोने पे मजीद जो वो सुहागा होता। नेक्स्ट जो वो सवाल इन्होंने लिखा कि एक पर्सन जो वो जब देखता है तो फिर उसे ऑब्जेक्टिव लेंस को अगर हाफ कवर कर लिया जाए तो क्या होता है। देखिए इन्होंने लिखा कि F0/FE मैग्निफिकेशन होती है। मैग्निफिकेशन से जो वो आमतौर पर कोई असर नहीं पड़ता, F0 और FE पर कोई असर नहीं पड़ता ऑब्जेक्टिव लेंस को हाफ कवर करने पे, तो फिर मैग्निफिकेशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में पूछा गया कि लीनियर और एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्या फ़र्क है। इन्होंने लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में लिखा कि साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो एंगुलर मैग्निफिकेशन के बारे में लिखा, और ये इस तरह से। मैं बार बार कह रहा हूँ डिफरेंस वाले जो सवाल होते हैं दरमियान में अगर लाइन लगा ली जाए, एक साइड पर एक चीज़ लिख दी जाए, दूसरी साइड पर दूसरी साइड चीज़ और पॉइंट्स की शक्ल में लिखी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा बहरहाल उसके बाद जब वो एक चीप माइक्रोस्कोप के बारे में जिक्र है कि वो क्यों जो वो कलर एजेस, देखिए इन्होंने लिखा कि वन बाय अ चीप माइक्रोस्कोप फॉर यूज ऑफ चिल्ड्रन इट हैज़ कलर्ड एजेस। क्यों, रीज़न इन्होंने दी है, रीज़न देकर जो वो इन्होंने नीचे लिखा है कि इसके कुछ इफेक्ट हैं, जो वो उन इफेक्ट की वजह से जो वाइट लाइट डिस्पर्स हो जाती है और फिर जो वो ऐसा कुछ फिनामिना वहाँ पे नज़र आता है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन था कि मैकेनिकल एनर्जी को क्या हम जो वो कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हैं जो वो हीट एनर्जी में, तो मैकेनिकल एनर्जी को कम्प्लीटली कन्वर्ट करते हुए ये जो वो कुछ असूल जो है वो बताए गए हैं। तो इस तरह से ये शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन ख़त्म हुआ है। अब चलते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन वाले पोर्शन की जानिब। देखिए जब आप लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन हल करने लगे, ऊपर हेडिंग दें, पोर्शन या सेक्शन होता है, सेक्शन जो वो सेकंड, देखिए ये सेक्शन सेकंड एक्सटेंसिव सेशन होता है। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 की हेडिंग दें। अब देखिए इन्होंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पहले हल किया, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हल करने का तरीकाकार देखिए, जब वो बी पार्ट इन्होंने, उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उसके बाद गिवन डाटा की हेडिंग दी है। ये देखिए डाटा जो था उन्होंने ये डाटा बनाया है, मालूम क्या करना है, हेडिंग दी है टू फाइंड। देखिए डबल लाइन्स अगर लगा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। V1 = V2 = V सवालिया निशान में लिखा है। फार्मूला इन्होंने सेलेक्ट किया है
कैलकुलेशन की हेडिंग दी है, देखिए स्टेप बाय स्टेप एक बड़े अच्छे मैनर्स के साथ। तो फिर ये जवाब आ गया है, फिर उन्होंने रिजल्ट की हेडिंग दी है और लिखा है 10 द ट्रक एंड द कार विल मूव विद वेलोसिटी 15 मीटर फी सेकंड। देखें तरीकाकार अच्छा भी यही है, न्यूमेरिकल को हल करने का 3 नंबर जो है वो यहाँ से इन्हें मिले हैं। उसके बाद जो वो सवाल था वेक्टर प्रोडक्ट वाला, वेक्टर प्रोडक्ट को इन्होंने लिखा है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, हेडिंग्स की शक्ल दी है इन्होंने करैक्टरिस्टिक्स को। तो उसके बाद इस सवाल को जो वो यहाँ पे सम अप किया है और फिर जो एग्जांपल्स भी लिखी हैं जो वो इसकी जो वेक्टर प्रोडक्ट की। वैसे अच्छी बात ये होती कि वेक्टर प्रोडक्ट जो ही लिखा था वहीं पे ही एग्जांपल अगर लिख देते फिर करैक्टरिस्टिक को सम अप करते तो ये उससे भी अच्छा तरीकाकार होता। ये देखें एक सवाल हल करने के बाद इन्होंने जो क्वेश्चन नंबर 7 सेलेक्ट किया है क्वेश्चन पेपर में से, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया है, गिवन डाटा इन्होंने लिखा है, फाइंड जो चीज़ करनी थी, फार्मूला FC = mv², इस तरह से इसे हल किया है और ये 16,000 न्यूटन आया है और इन्होंने 1/6 न्यूटन इसे लिखा है। देखें मैं अक्सर और रिजल्ट की हेडिंग दी है, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि जवाब जो बुक पर हो वही लिखा करते हैं। 1/6 जो वो न्यूटन बुक पर जवाब है तो उसी को ही जो वो इसका हिस्सा बनाए और बुक वाला जवाब ही लिखा करें। नेक्स्ट सवाल इन्होंने टर्मिनल वेलोसिटी को अटेम्प्ट किया है, टर्मिनल वेलोसिटी की जो वो डेफिनेशन लिखी है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दी है, नेट फोर्स के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, उसके बाद जो है वो ये कुछ टर्मिनल वेलोसिटी और इनका कुछ जो वो जिक्र करते हुए इन सवाल को आगे मूव किया है और VT = 2gr²ρ/9 ईटा को हल किया। उसके बाद जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का फिर वही तरीकाकार उन्होंने अपनाया है, बहुत ही मशहूर न्यूमेरिकल और बहुत फिर जो वो अक्सर पूछा जाने वाला न्यूमेरिकल है। लेंथ दी गई है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, जी की वैल्यू जो वो अर्थ है, तो फिर जो वो G/L इन्होंने फार्मूला सेट किया है, 0.70 हर्ट्ज जो वो इसका रिजल्ट आया है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वाला सवाल अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की डेफिनेशन लिखी है, उसका फार्मूला Q = ΔU + W लिखा है, एग्जांपल्स के बारे में कुछ एप्लीकेशन दरअसल ये लिखनी थी, इसकी एप्लीकेशन ने आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में लिखा है कि ऐसा प्रोसेस होता है। देखिए यहाँ पे अगर वो जिक्र कर देते कि जो वो आइसोथर्मल प्रोसेस बॉयल लॉ के बारे में वैसे लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया है, ग्राफ बनाया है, उसके बाद जो वो आइसोथर्म का जिक्र किया है, उसके बाद आइडियाबैटिक प्रोसेस को लिखा है और उसका फिर जो ग्राफ बना के एक इस तरह से वाइंड अप किया है, तो अच्छा तरीकाकार है। तो इस तरह से इन्होंने अपने इस पेपर को सम अप किया है। देखें जो वो इसमें जो छोटी छोटी मिस्टेक्स थी मैंने आपको वो मिस्टेक्स जो वो बताई हैं और कुछ बातें आपके साथ शेयर की हैं कि पेपर में जो वो आपको क्या क्या जो वो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो वो तो अगर आप इन छोटी छोटी बातों पर जो वो आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो फिजिक्स में 85 और 85 मार्क्स आएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे साथ जो कनेक्ट रहिए, इंशाल्लाह आपको बहुत सी जो वो चीज़ें लर्न करने को फिजिक्स के हवाले से और मोटिवेशनल लर्निंग के हवाले से आपको बहुत सी चीज़ें जो वो सीखने को मिलेंगी। तो लास्ट में फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जो लाइक कर दिया करें वीडियोस को, और जब वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इस पॉजिटिविटी को आगे की जानिब भी फैलाएं। अल्लाह हाफ़िज़।